हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन सीरीज़ पढ़ रहे थे। उसका ये वाला जो वीडियो है वो दूसरा वीडियो है दोस्तों। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका जो ऑप्शन है उसको हम लोग डिटेल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बना दिया उसमें, तो 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों लाल पीली जो मिट्टी है उसका जो स्थानीय नाम होगा वो होगा मटासी मिट्टी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाटा मिट्टी। तो भाटा मिट्टी क्या होता है दोस्तों, वो जो होता है वो मतलब लेटेराइट मिट्टी को हम लोग भाटा मिट्टी बोलेंगे, है ना। इसी को हम लोग मुरुमू मिट्टी भी बोलते हैं, मुरुमी करके बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा तो पाट प्रदेशों में ये लेटेराइट मिट्टी मिलता है ना। पाट जो जशपुर सामरी पाट प्रदेश है ना, तो वहाँ पर आपको लेटेराइट मिट्टी मिल जाएगा। और जगदलपुर के मतलब बस्तर में जगदलपुर में कुछ उच्चावच जो एरिया है वहाँ पर आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 2 जगह आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ है तो लेटेराइट मिट्टी में दोस्तों सबसे पहला मतलब ये जो मिट्टी होता है ये मतलब किसके काम आएगा तो जो घर वर बनाने यानी कि भवन बनाने के उसके काम आता है, क्योंकि ये जो मिट्टी है निछालन पद्धति से बना हुआ है। मतलब निछालन से जैसे पानी वानी गिरेगा इस मिट्टी के ऊपर तो उसके जो खनिज तत्व होते हैं उसको क्या करता है वो नीचे लेकर के चले जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे घर बनाने के लिए। इस मिट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। जो ईंट वीट बनाते हैं हम लोग उसके लिए हम लोग इस मिट्टी का उपयोग करते हैं। और क्या है तो किसके लिए उपयोग में आ जाएगा दोस्तों ये तो ये मतलब जो मिट्टी है इसमें हम लोग कैसी फसल हम लोग उपजा सकते हैं तो बागानी फसल जो होते हैं, है ना, जैसे टमाटर हो गया, लीची हो गया, है ना, चाय पत्ती। तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या करते हैं आलू, है ना, उगा सकते हैं इस लेटेराइट मिट्टी में यानी कि भाटा मिट्टी में। और क्या है तो इसके बाद जो लेटेराइट मिट्टी होता है, अच्छा हाँ ठीक है, इसके बाद जो आएगा मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी दोस्तों हम लोग लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का मतलब कितना विस्तार है तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसी का है ना। ये आपका मतलब मध्य छत्तीसगढ़ में और आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में पूरा आ जाएगा। मध्य छत्तीसगढ़ में मतलब आपका ये दुर्ग संभाग हो गया और बिलासपुर संभाग हो गया। दोस्तों अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप एक नक्शा अगर आपके पास होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप उसको समझ पाएंगे उसमें। ठीक है, मैं नक्शा तो इसमें शो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसको मैं इसमें बताते हुए चलता हूँ ऑप्शन के साथ साथ में। तो मध्य छत्तीसगढ़ में यानी कि दुर्ग संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया और सरगुजा संभाग हो गया, उसमें इसमें लाल पीली मिट्टी का इसमें बहुत सारा है उसमें। ठीक है, और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 50 से 55% के आसपास जो है वो लाल पीली मिट्टी मिलती है ना। इस मिट्टी में दोस्तों सबसे ज़्यादा चूने की प्रधानता आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चूना आपको बहुत मिलेगा। इस वजह से क्या होता है कि जो मध्य छत्तीसगढ़ है वहाँ पर, है ना, जैसे दुर्ग संभाग हो गया और ये आपका रायपुर संभाग हो गया, है ना, तो यहाँ पर जो चूने की जो प्रधानता बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपको ज़्यादातर चूना मतलब आपको क्या मिलेगा, ऐसे सीमेंट उद्योग आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे बलौदा बाज़ार में बहुत सारे सीमेंट उद्योग है, रायपुर में है। ठीक है तो वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे लाल पीली मिट्टी। इसमें अपन और क्या कर सकते हैं तो सर्वाधिक भाग में तो ये लाल पीली मिट्टी है ही, चूने की सबसे ज़्यादा प्रधानता है। अच्छा, लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग होगा वो किस वजह से होगा दोस्तों तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ठीक, फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल रंग होगा और फेरिक की वजह से होगा आपका पीला रंग होगा। फेरस मतलब Fe2O3 होता है, फेरस ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। और फेरिक ऑक्साइड का क्या होगा दोस्तों Fe3O4 होता है। ठीक है, तो लाल रंग आपका फेरिक ऑक्साइड की वजह से और पीला रंग जो होगा वो फेरस ऑक्साइड की वजह से होगा। सॉरी गलत बोल दिया मैंने फिर से, हाँ ठीक बोला। लाल रंग जो होगा वो फेरस ऑक्साइड की वजह से और पीला रंग जो होगा वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। इसी को हम लोग कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, बोलते हैं इसको। अब ये जो काली मिट्टी है छत्तीसगढ़ में कहाँ पर मिलेगी तो दोस्तों जो सबसे पहले ये बनता कैसे है तो बेसाल्ट चट्टानों मतलब जो बेसाल्ट चट्टान होते हैं, ठीक है, उसका जब अपर्दन होगा तो काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। अब बेसाल्ट चट्टान कहाँ पर मिलेगा आपको तो मैकाल पर्वत श्रेणी है उसके जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहाँ पर आपको मिलेगा ये बेसाल्ट चट्टान। ठीक है,
तो उसका अपर्दन वहाँ पर हुआ हुआ है, तो वहाँ पर काली मिट्टी मिल जाती है। मतलब कवर्धा हो गया, राजनांदगांव के कुछ भाग में हो गया, है ना, मुंगेली, इस तरफ आपको दुर्ग में हो गया, ठीक है, और बालोद में हो गया, इस तरफ आपको क्या मिलेगा, काली मिट्टी के क्षेत्र नज़र आएंगे, विशाल चट्टानों से निर्मित है। क्या है काली मिट्टी में, तो सबसे इसकी जो क्वालिटी होती है दोस्तों, इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। सबसे मतलब सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता इसी की होती है। जल धारण क्षमता मतलब मिट्टी जो है वो पानी को कितने टाइम तक वो सोख करके मतलब अपने पास होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। जैसे बाकी जैसे रेत होगा, अब रेत में अगर अब एक मग्गे पानी डालोगे तो वो तो पानी तो नीचे चले जाएगा तुरंत, है ना, तो उसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन जो काली मिट्टी, अगर इसमें आप एक बार अगर पानी मतलब बरसात के समय में एक बार अगर पानी गिर गया तो ये बहुत दिनों तक क्या रहता है, वहाँ पर दलदली इलाका रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ऐसे फसलों के लिए ज़्यादा उपयोग में आएगा जहाँ पर मतलब जो फसल को बहुत लंबे समय तक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए दोस्तों कपास हो गया, है ना, गन्ना हो गया, इसके लिए बहुत उपयोग में आता है काली मिट्टी। तो कपास और गन्ना की खेती आपकी काली मिट्टी में होगी। कवर्धा फेमस है दोस्तों गन्ना के लिए, है ना, गन्ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है। तो कपास और गन्ना उसमें हो जाएगा। और क्या है, तो मैकल पर्वत श्रेणी आपको बता चुका हूँ। हाँ, सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होगी वो यही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे उपजाऊ मिट्टी यही होगी क्योंकि बहुत समय तक यहाँ पर पानी है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पानी सूख गया बाई चांस, है ना, मतलब बहुत दिनों के बाद सूख जाएगा पानी, तो सूखने के बाद इस मिट्टी पर क्या पड़ जाएगा दोस्तों, दरार पड़ जाता है। दरार पड़ गया, इसका मतलब यहाँ पर से अब क्या होगा, दरार में हवा जाएगा, है ना, सूरज की किरणें जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होता है, कीड़े मकोड़े का वहाँ पर वास हो जाता है, ठीक है, कीड़े मकोड़े वहाँ पर रहने लगते हैं। तो उससे क्या है दोस्तों, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। ये था दोस्तों कनार मिट्टी, काली मिट्टी। इसके बाद आएगा डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी क्या है, तो लाल पीली मिट्टी जो है उसको अगर काली मिट्टी के साथ अगर मिला देंगे तो उसको अपन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में अपन डोरसा मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण होता है ये, इसको बोलेंगे हम लोग डोरसा मिट्टी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, इस राज्य के पंडित बंशीधर पांडे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना की थी, ठीक है। तो कौन से उपन्यास की रचना की थी दोस्तों पंडित बंशीधर पांडे ने, तो पंडित बंशीधर जो पांडे हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार उसको बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने पहली जो कहानी लिखी थी कौन सी थी, हीरू की कहानी जो है उसकी उपन्यास है। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरू के कहानी। तो पंडित बंशीधर पांडे हीरू की कहानी उन्होंने लिखा है, वो छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार भी कहे जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी किताब उन्होंने लिखा है, तो गजेंद्र मोक्ष है, उसको उसने लिखा है, हीरू की कहानी, गजेंद्र मोक्ष, विश्वास का फल, है ना, ये पंडित बंशीधर पांडे उनकी कृतियाँ हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार भी हैं ये, ठीक है। कब लिखा था हीरू की कहानी को, उन्होंने कब लिखा था, तो 1926 में लिखा था। सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस उनकी किताब जो है वो काम के हैं, हीरू की कहानी, गजेंद्र मोक्ष और विश्वास का फल, ठीक है। तो इसमें दोस्तों दान लीला दिख रहा है आपको, है ना। दान लीला जो है वो किसकी मतलब उपन्यास है, किसकी कहानी, किसकी उपन्यास है, तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं उनकी ये उनका है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी दान लीला उन्होंने लिखा था, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है और उन्होंने बहुत सारे और किताबों का उन्होंने रचना की है दोस्तों। दान लीला हो गया, है ना, दुलरवा क्या था दोस्तों, तो उसकी मासिक पत्रिका थी जो छत्तीसगढ़ी भाषा में थी, दुलरवा, है ना, वर्ड भी छत्तीसगढ़ी वर्ड है। तो दुलरवा जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मासिक पत्रिका दुलरवा नाम से संपादित किया था, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या था, दान लीला हो गया, दुलरवा हो गया। उसके बाद ध्रुव चरित्र उन्होंने लिखा है ना, ध्रुव चरित्र लिखा है, तो प्रहलाद चरित्र भी आप वहाँ से जोड़ लीजिए दोस्तों, उसी के साथ है ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ठीक है। सीता परिणय, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी रामायण, है ना, सतनामी भजनमाला, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखा है। करुणा पच्चीसी, राजिम क्षेत्र, उसके बाद ठीक है, इतना सारा आप लोग याद कर लें दोस्तों। करुणा पच्चीसी, सीता परिणय, सतनामी भजनमाला और सीता परिणय, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, दुलरवा पत्रिका हो गया। अच्छा हाँ, इन्होंने 1922 में जब असहयोग आंदोलन, है ना, उस दौरान जब वो जेल में थे दोस्तों, तो उन्होंने एक पत्रिका
हिंदी मासिक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, उसको उन्होंने प्रकाशित किया था। उसका नाम था श्री कृष्ण जन्म स्थल पत्रिका। ठीक है, श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जेल में ही हुआ था, है ना। तो इसलिए उन्होंने उसी नाम से उन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है इस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका मैं ऑप्शंस रखा नहीं हूँ, सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि प्रवीण वर्मा जो हैं वो अभी कार्यवाहक लोक सेवा अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। तो इस साल पीएससी में अगर ऐसा कुछ रहा तो काम आ सकता है। वर्तमान जो इसके कार्यवाहक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रवीण वर्मा जी हैं, और सदस्य संतराम नेताम, इनको क्या है चुना गया है लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस राज्य के निम्नलिखित में से किस सितार वादक, मतलब कौन सा ऐसा सितार वादक है चारों में से जिन्होंने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, लंदन का जो दोस्तों दो होता है ना, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। जैसे हमारे भारत में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो वहाँ की संसद जो है उसमें जो निम्न सदन होगा वो हाउस ऑफ कॉमन्स होगा, कॉमन, ठीक है, कॉमन पीपल वहाँ पर आएंगे। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि राज्यसभा वहाँ का होता है वो, ठीक है। तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था। तो भैया इनमें से कौन है जो सितार वादन किए थे लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ पर परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, तो दोस्तों को क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर दोस्तों बी है, बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी ये जो हैं सितार वादक हैं और इन्होंने ही लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में परफॉर्म किया था दोस्तों। और इनके साथ साथ जो विमलेंदु मुखर्जी जो हैं वो भी क्या हैं सितार वादक हैं, है ना। दोनों के दोनों जो हैं वो दुर्ग भिलाई से संबंधित हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों ना क्या है, तो यदि ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति उपस्थित ना हो तो, ठीक है, ग्राम सभा है उसकी जो बैठक हो रही है ना, उसमें गण पूर्ति अगर उपस्थित ना हो, ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ तो है कि ग्राम सभा है ना, उसमें गणपूर्ति कितनी आवश्यक है? तो उसमें 1/10 गणपूर्ति उसमें चाहिए। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि ग्राम सभा की कोई बैठक हो रही है तो उसमें जो ग्राम सभा के जो भी सदस्य हैं, जितने सदस्य हैं, उसमें से कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग आ रहे हैं तो मतलब जितने लोग ग्राम सभा के निर्वाचक नामावली में हैं दोस्तों, तो उनका मतलब वो लोग आते हैं ग्राम सभा बैठक के लिए, तो उनके 1/10 सदस्य भी अगर वहाँ पर आ जाते हैं तो ग्राम सभा की बैठक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर 1/10 सदस्य से कम लोग अगर उपस्थित होंगे तो ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी। ठीक है, तो वही है कि यदि ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति उपस्थित ना हो तो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, यही है उसका आंसर। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। क्यों? 1/10 गणपूर्ति चाहिए थी, अब उससे कम लोग हैं, नहीं आए, उपस्थित नहीं हो पाए, तो बैठक जो है वो स्थगित हो जाएगी। अगर दोस्तों उससे ज़्यादा 1/10 से अगर ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, मान लो किसी ग्राम सभा में अगर 100 सदस्य हैं, 100 में से 10 लोग अगर आते तो ग्राम सभा की जो बैठक है हो जाएगी। ठीक है, अगर 11 लोग आते तो बैठक तो होनी ही है, अगर 10 से कम लोग आएंगे तो बैठक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो गणपूर्ति उससे अगर ज़्यादा हो तो बैठक हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या था? ग्राम सभा, इसका आंसर जो है दोस्तों वो तो ए है ना, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या था? ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। दोस्तों गलत है ये, है ना, अगर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो कैसे बैठक हो जाएगी। तीसरा है कि ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। देखो दोस्तों, गणपूर्ति जो है उपस्थित नहीं हुई, ठीक है, 100 लोग हैं ग्राम सभा में, उसके सदस्य हैं, और अगर 9 लोग आते हैं मान के चलो, ठीक है, मतलब 1/10 लोग नहीं आए हैं, तो बैठक जो है वो स्थगित हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा डेट निकाला जाएगा, है ना, उसमें क्या होगा, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। उसमें भी अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो उसमें अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो क्या होगा, तब वो जो है ग्राम सभा की बैठक मतलब चालू हो जाएगी। ठीक है, पहले में स्थगित कर दी जाएगी, लेकिन दूसरे बार में अगर गणपूर्ति कंप्लीट नहीं होती है तो उसमें बैठक मतलब स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वही है कि उसमें जो है वो महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं कर सकते, है ना, जैसे वार्षिक बजट हो गया, ठीक है, इस पर हम लोग विचार नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत से और महत्वपूर्ण काम है जिस पर हम लोग उस दिन विचार नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन था यह जनपद, जिला पंचायत, कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर लगातार 3 जो बैठक है,
ठीक है, लगातार 3 ग्राम सभा की बैठक है, उसमें अगर गणपूर्ति नहीं आ रही है तो क्या होगा, सरपंच के ऊपर और जो भी पंच है ना, सरपंच उस ग्राम सभा के, उस ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे और उस ग्राम सभा से जो चुने गए जो पंच होंगे, उन पर उनको क्या है, नोटिस दिया जाएगा कि भैया तुम्हारे यहाँ से है ना, मतलब सदस्य आ क्यों नहीं रहे यहाँ पर करके। और उसके बाद उनको उसके बाद भी 2 और ऐसी बैठक का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर उसमें भी उन लोग अगर सरपंच और पंच जो है गणपूर्ति उपस्थित नहीं करा पाएंगे तो क्या होगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ऑप्शन नंबर 8 है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है घड़वा शिल्प कला, है ना। घड़वा शिल्प कला इसका आंसर है। अच्छा देखो, सबसे पहला चीज़ है कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगर शिल्प कला के नाम पे अगर बोलोगे तो मतलब चाहे कोई भी शिल्प कला हो, बस्तर में बहुत ज़्यादा वो फेमस रहती है। मतलब बस्तर में वहाँ पर बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे शिल्पकार हैं वहाँ पर, चाहे लौह शिल्प की बात करोगे, कास्ट शिल्प की बात कर लो। अच्छा, कास्ट शिल्प जो होगा वो तो मूरिया जनजाति जो है उसके लिए फेमस है, ठीक है। और घड़वा शिल्प है, ये भी बस्तर कोंडागांव में बहुत फेमस है, ठीक है। इसके बाद अच्छा हाँ, एक झारा शिल्प कला है, वो दोस्तों वो रायगढ़ का है, ठीक है। झारा शिल्प कला जो वो रायगढ़ का होगा। और बाकी मतलब बस्तर फेमस है, जितने भी शिल्प है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शिल्पकार हैं, तो उसके लिए फेमस है। फिलहाल हम लोग अभी घड़वा शिल्प पर आते हैं दोस्तों। तो घड़वा शिल्प क्या है, तो ये भ्रष्ट मोम पद्धति, मतलब क्या होगा कि हम लोग मतलब शिल्प उन लोग बनाते हैं, कांसे का मतलब कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें उन लोग क्या करते हैं, मोम जो है ना दोस्तों, उससे उन लोग क्या करेंगे, उसको गर्म करके उससे मतलब एक आकृति देते हैं, ठीक है। मोम से आकृति देंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी का जो छाप है उसको लगा देते हैं, ठीक है। पहले मतलब अंदर में मोम रहेगा, उसके बाद ऊपर में मिट्टी का छाप लगा देंगे। उसके बाद मोम को दोस्तों उन लोग गर्म करके क्या करते हैं, मोम को गर्म करेंगे तो मोम पिघल जाता है, निकल जाता है वहाँ से बाहर, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर उन लोग कांसे का जो धातु होता है, उसका जो तरल पदार्थ रहेगा, ठीक है, उसको उन लोग डालेंगे। जिससे क्या होता है, मिट्टी जो बाहर में चिपकाई गई थी, उसके ऊपर में जो लगाई गई थी, वो एक सांचा की तरह काम करेगा और अंदर में क्या हो जाएगा, तो कांसे का मूर्ति जो है वो तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो उन लोग इस तरीके से काम करते हैं, इसी को बोलते हैं घड़वा शिल्प कला। कोंडागांव फेमस है और बस्तर फेमस है दोस्तों इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आएंगे दोस्तों हम लोग लौह शिल्प। लौह शिल्प तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो घरेलू है ना, घरेलू जो बहुत से ऐसे सामान होते हैं, जैसे चिमटा हो गया, है ना, ये सब तो आप जानते ही होंगे, किचन का सामान, चिमटा हो गया, कैंची हो गया या फिर चाकू हो गया, तो ये सब उसी के अंतर्गत आता है, लौह शिल्प के अंतर्गत आएगा। और इसके लिए भी दोस्तों बस्तर जो है वो मतलब फेमस है लौह शिल्प के लिए। घरेलू सामान की जो बहुत सारी वस्तुएं हैं उन लोग वहाँ पर बनाते हैं। अगला आएंगे प्रस्तर शिल्प, है ना। प्रस्तर शिल्प क्या होगा दोस्तों, तो इसमें कोई बड़ा सा पत्थर होगा, उस पत्थर पर इन लोग छीनी हथौड़ी से दोस्तों मार करके, मतलब उसको ठोक करके मार करके कोई आकृति बनाते हैं या कोई मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, उस पर कोई चीज़ मतलब चित्र बना देते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रस्तर शिल्प। ये भी दोस्तों बस्तर का ही फेमस है ना। वहाँ की गुफाओं में जो आपको मिलता है मतलब गुफा में वहाँ पर जो चित्रकारी हुई होती है ना, जो प्राचीन काल में हम लोग मतलब इतिहास में हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो ये वही है प्रस्तर शिल्प कला। उसके बताएंगे हम लोग कास्ट शिल्प कला। दोस्तों कास्ट शिल्प कला है, इसके लिए छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति जो है वो फेमस है, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ याद रखना है, वो भी बस्तर संभाग में इसका बहुत अच्छे अच्छे शिल्पकार होंगे वहाँ पर। मतलब कास्ट शिल्प में दोस्तों जैसे चटाई हो गया, है ना, इन लोग क्या करते हैं, बांस या छिंद के पत्ते से चटाई बना लेते हैं, है ना। और बैठने के लिए जो टेबल होता है या फिर सोफ़ा होता है, इस टाइप का उन लोग बांस के थ्रू उन लोग बनाते हैं, तो ये कास्ट शिल्प के अंतर्गत आएगा, है ना। और भी बहुत कुछ जैसे झाड़ू हो गया, ये सब चीज़ उन लोग बनाते हैं बस्तर के लोग। तो बस्तर फेमस है कास्ट शिल्प के लिए। मुड़िया जनजाति को याद रखेंगे दोस्तों, ये काम का इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 22। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण, है ना, के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों 1741, ठीक है, 1741 सबसे पहला चीज़ है कलचुरी शासन चल रहा था, है ना, जो 11वीं शताब्दी थी, यानी कि 1000 सन के बाद कलचुरी शासन रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। कहाँ से उन लोग शासन करते थे, तो उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी तुम्माड़ थी दोस्तों। तुम्माड़ पड़ेगा कोरबा में,
है ना, कोरबा जिला में पड़ेगा, वहाँ पर उनकी राजधानी थी। तो वहाँ से उसके बाद उन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाया। किसने बनाया था? तो रत्नदेव प्रथम ने बनाया था रतनपुर को राजधानी, ठीक है। तब से लेकर के 1818 तक जो है वो रतनपुर ही उनकी राजधानी थी। और छत्तीसगढ़ में रतनपुर से कलचुरी वंश के जो शासक थे वो शासन करते थे, ठीक है। तो 1741 में हम लोग आ जाते हैं। इस टाइम पर कौन था दोस्तों? तो 1732 से लेके 45, ठीक है, 1732 से लेके 1745, इस टाइम पे जो कलचुरी वंश के जो शासक थे वो थे रघुनाथ सिंह, ठीक है, रघुनाथ सिंह। तो इनके शासन में 1741 में जो मराठा थे, है ना, मराठा यानी कि ये नागपुर के जो मराठा या फिर भोसले हैं, उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया। एक्चुअली में वो उड़ीसा विजय के लिए आए थे, और वो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रतनपुर पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों जो रघुनाथ सिंह थे वो मतलब आत्मसमर्पण कर दिए वहाँ पर, कि मतलब हार गए वहाँ पर, है ना, 1741 में। तो उनके किस पर हुआ था? तो रघुनाथ सिंह उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, उनके साम्राज्य में आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण, है ना, के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्न में से कौन था? तो कलचुरी शासक जो था वो रघुनाथ सिंह था, है ना। रतनपुर इसकी जो राजधानी थी। और मराठा देखो वहाँ पर नागपुर में जो है भोसले जो थे वहाँ के, तो उनमें रघु जी प्रथम थे। उनके जो सेनापति थे भास्कर पंत, उन्होंने आक्रमण किया था। उनका विजय था, मतलब उनका विजय अभियान चल रहा था, मतलब वो उड़ीसा विजय के लिए जा रहे थे। उन्होंने यहाँ को भी जीत लिया, छत्तीसगढ़ को यानी कि जीत लिया, रतनपुर को। तो रघुनाथ सिंह थे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्या क्या दोस्तों इसमें? तो ये जो रघुनाथ सिंह होंगे ये कौन होंगे? कलचुरियों के, है ना, कलचुरियों के अंतिम राजा होंगे, ठीक है। और ये मराठा के अधीन भी दोस्तों, अच्छा देखो 1741 में आक्रमण हो गया, उसके बाद वो 45 तक क्या किया इन्होंने? शासन किया है। तो ये मतलब मराठा साम्राज्य या फिर भोसले जो शासन है उनके अंतर्गत ये प्रथम शासक थे, ठीक है। इसके बाद अगले ऑप्शन पर आते हैं राज सिंह जो है दोस्तों ये भी कलचुरी शासक है ना। राज सिंह कलचुरी शासक है। ये इससे पहले आए थे, है ना, 1689 मतलब 1689 से लेके 1712 तक इनका शासन था। और रघुनाथ सिंह का कब था? तो 1732 से लेके 45 तक का था, है ना। तो 1689 से लेके यानी कि 89 से लेके 1712 तक राज सिंह का शासन था। ये राज सिंह जो है इन्होंने ही राजपुर शहर, है ना, रतनपुर के पास में ही राजपुर शहर है उसको बसाया था, ठीक है। बादल महल उन्होंने वहाँ पर बनाया दोस्तों। बादल महल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बादल महल बनाया है, राजपुर शहर इन्होंने ही बसाया है, ठीक है। और इन्हीं के जो राज दरबारी कवि थे कौन थे? बहुत प्रसिद्ध जो थे वो गोपाल मिश्र थे, है ना। गोपाल मिश्र जी थे, उन्होंने खूब तमाशा की रचना की है, ठीक है। खूब तमाशा उनकी किताब है। और गोपाल मिश्र उनके दरबारी कवि हैं, किसके? राज सिंह के। तो राज सिंह बादल महल इन्होंने बनाया है, राजपुर शहर इन्होंने बसाया, गोपाल मिश्र, है ना। अच्छा, इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? तो दोस्तों इनके जो पुत्र थे वो विश्वासनाथ सिंह थे, ठीक है। ये मतलब ये क्या है, आत्महत्या इन्होंने कर लिया था, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। इनके उसके बाद क्या कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने मोहन सिंह उनको वादा किया था कि हाँ ठीक है चलो मेरी बात क्या करना, आपको मैं साम्राज्य अपना दे दूंगा, रतनपुर साम्राज्य आपको दे दूंगा करके, ठीक है। इनके जो पुत्र थे विश्वासनाथ सिंह, उनकी मृत्यु के बाद मोहन सिंह को इन्होंने वादा किया था। लेकिन मोहन, जब इनकी मृत्यु हो रही थी दोस्तों, तो 1712 में मोहन सिंह नहीं थे उस टाइम पे अवेलेबल, तो इसलिए उनके जो चाचा थे सरदार सिंह, वो क्या किए, राजगद्दी पर बैठ गए थे। और इन सरदार सिंह के बाद क्या आएगा, रघुनाथ सिंह जो थे शासक बने। राज सिंह हो गया दोस्तों। इसके बाद अमर सिंह। अच्छा, अमर सिंह जो दोस्तों रतनपुर, अच्छा कलचुरियों की दो शाखा हमारी छत्तीसगढ़ में थी, एक रतनपुर शाखा थी और एक रायपुर शाखा थी। रायपुर शाखा को हम लोग लहुरी शाखा ही बोलते हैं। तो लहुरी शाखा है, उसके शासक हैं आपके अमर सिंह, ठीक है। ये वहाँ के अंतिम शासक है दोस्तों अमर सिंह। कलचुरियों के लहुरी शाखा के अंतिम शासक है अमर सिंह। और जो बलदेव सिंह है ये भी लहुरी शाखा के ही शासक हैं। तो इसमें कुछ खास तो और नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। तो ग्राम मतलब क्या बोलते हैं इसको,
सबसे पहले ग्राम सभा आता है दोस्तों, ठीक है, 3-4 गांव मिलके, मतलब हर एक गांव में क्या होगा, अपना एक ग्राम सभा होता है, ठीक है। ग्राम सभा के बाद 2-3 गांव मिलके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, तो ग्राम पंचायत की बैठक होगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके एक जनपद पंचायत बनाएंगे, एक जनपद बनते हैं, विकास खंड स्तर पर जनपद बनेगा, और है ना, जिला पंचायत यानी कि किसी हर जिले में क्या होगा, अपना एक जिला पंचायत होता है, ठीक है। तो जनपद पंचायत, प्रश्न है जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों में क्या सही है, मतलब ये 7 जो हैं वो आपको कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन से सही हैं उसको हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ना, कुल 5 स्थायी समितियां होंगी, तो कितने स्थायी समिति हो सकती है दोस्तों जनपद पंचायत और जिला पंचायत में? तो जिला पंचायत की स्थायी समिति और जनपद पंचायत की स्थायी समिति, मतलब यहाँ पर 5 से 10 के बीच में स्थायी समिति हो सकती है। 5 मिनिमम आप कर सकते हो, 10 मैक्सिमम भी आप रख सकते हो, और कलेक्टर से अगर बात करके आप 2 और समितियाँ बना सकते हो, ठीक है। तो कुल 5 स्थायी समितियाँ होंगी, बिल्कुल सही है दोस्तों पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही है। अगले ऑप्शन पर जाते हैं, अगले कथन पर जाते हैं। जनपद जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों का निर्वाचन करते हैं। तो जनपद जिला पंचायत के सदस्य हैं, अपने में से स्थायी समितियों का निर्वाचन करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो समितियां ये बना रहे हैं, है ना, तो उस समिति के जो सदस्य कौन होंगे, तो ये लोग अपने में से डिसाइड करते हैं, इनको कोई और डिसाइड नहीं करवाता, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, बी भी सही है यहाँ पर। तीसरा जो कथन है, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, अध्यक्ष का ये काम नहीं है ना। स्थायी समितियों के सदस्यों का नामांकन वो नहीं करते हैं, ठीक है। और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनका भी एक क्या होता है, उनका एक समिति होगा जहाँ पर के वो पदेन अध्यक्ष होंगे, और मतलब उपाध्यक्ष जो होता है जिला या जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा वो भी क्या है, किसी एक समिति के, जो शिक्षा समिति है उसके क्या हो जाएंगे, ये अध्यक्ष होंगे, मतलब पदेन अध्यक्ष है वो, ठीक है। उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके वो अपने आप वो अध्यक्ष हैं। बाकी और भी जो समितियां होती दोस्तों, उन समितियों के जो सदस्यगण होते हैं वो जो जनपद या जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से चुनते हैं, ठीक है। अगले मतलब ये जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी आपका गलत है। डी पर आते हैं। तो विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, ठीक है, विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा, ठीक है। जो कोई भी जो विधायक है जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा, दोस्तों गलत है, क्योंकि जो विधायक जो जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है उसका निर्वाचक नामावली में नाम है जो भी विधायक, और जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, ठीक है, तो वो वहाँ की सारी समितियों का सदस्य होगा, ठीक है। कोई 1 या 2 समितियों का सदस्य नहीं होगा, सारी समितियों का सदस्य होगा। तो ये जो ऑप्शन डी है वो भी गलत है फिलहाल। उसके बाद ई पर आते हैं। ई क्या है, तो सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, ठीक है। जिला पंचायत में क्या होगा, सांसद वहाँ के पदेन सदस्य होते हैं, वहाँ से अगर जो सांसद होंगे उस जिला के है ना, जिनका नाम वहाँ की जिला की निर्वाचक नामावली में होगा, तो जो सांसद जिला पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। क्यों गलत है, तो ये जो सांसद है वो सिर्फ 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। विधायक अगर होता तो वो सारी समितियों का सदस्य होता, सांसद है तो 2 समितियों का सदस्य होगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपका गलत है, पहला वाला ए सही था, बी सही था, बाकी सी भी गलत था, डी भी गलत था, ई भी गलत है, ठीक है। ए और बी बस सही है। अगला उसके बाद एफ जो है कथन, सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि सांसद जो जिला पंचायत का है ना पदेन सदस्य है, वो वहाँ की उस जिला पंचायत की किन्हीं भी 2 समितियों का वो पदेन सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है एफ सही है। तो दोस्तों कौन सा मतलब इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है दोस्तों, अ मैच कर रहा है, ए बी और एफ बाकी सभी तो गलत थे। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। केशल गांव एक बड़े केंद्र के रूप में इसके लिए उभर रहा है,
तो इसमें तो कुछ खास है नहीं दोस्तों। केशल गांव जो है वो सिलाई के लिए उभर रहा है, एक पुराने किसी प्रश्न में आया था, मतलब पेपर में आया था, एग्जाम में आया था, तो मैंने इसको डाल दिया उसमें। ठीक है, केशल गांव जो है वो सिलाई के लिए फेमस है, उसके लिए वो उभर रहा होगा। ठीक है, केशल गांव कहाँ पर है मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है फिलहाल तो। और इसमें क्या है दोस्तों, तो चमड़ा उद्योग है। चमड़ा उद्योग के लिए देखो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ भारत के लेवल पर अगर बात करोगे तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। ठीक है, वहाँ पर अगर आपने सुना होगा तो जो चमड़ा उद्योग में वहाँ के जो रसायन होते हैं, तो कानपुर के बगल से वहाँ से गंगा नदी बहती है ना, तो गंगा नदी में विसर्जन कर देते हैं वहाँ का रसायन कैसे करके, तो गंगा नदी वहाँ से प्रदूषित हो रही है, ये सब चीज़ सुनने में आया था, है ना। तो कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। पशुपालन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, पशुपालन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर छत्तीसगढ़ में जो पशुपालन में सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे आपको, मतलब मैं क्रम बता रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक का, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, गौवंशी जो गाय होते हैं, गाय के वंशी, मतलब गाय आपको यहाँ पर मिलेंगे। गाय के बाद बकरी, भैंस, सूकर, कुक्कुट, भेड़ वंश। ठीक है, गाय सबसे ज़्यादा मिलेगा, गाय के बाद क्या मिलेगा, बकरे बकरी, इनमें ये मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद भैंस मिलेगा। ठीक है, भैंस के बाद शुकर यानी कि सुअर, उसके बाद कुक्कुट यानी कि कुक्कुट मिलेगा, उसके बाद भेड़ वंश मिलेगा। भेड़ सबसे कम दोस्तों छत्तीसगढ़ में, वैसे भेड़ का कोई मतलब नहीं है, है ना, पहाड़ी प्रदेश में ज़्यादा भेड़ रहते हैं, तो भेड़ तो सबसे कम होगा। उससे पहले क्या होगा, उससे थोड़े से ज़्यादा क्या होंगे, कुक्कुट होंगे, उससे थोड़े ज़्यादा क्या हो जाएंगे दोस्तों, सूकर यानी कि सुअर हो जाएंगे, उससे थोड़े ज़्यादा भैंस, और उससे थोड़े से ज़्यादा बकरे बकरियाँ, और उसके बाद सबसे ऊपर पे कौन रहेगा, गौवंशी। ठीक है, ये है पशुपालन। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों हम लोग। सितंबर 1992 दोस्तों, ये गलत मैंने लिख दिया है, सितंबर 1942 है वहाँ पर, है ना। तो सितंबर 1942 इस टाइम पे क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अगस्त में डिक्लेयर हुआ था, है ना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भारत लेवल पर। तो सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, है ना, तो सितंबर 1942 में इस राज्य में, वो 92 जो है वो गलत हो गया, 42 सही है, 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी, अच्छा एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना। ठीक है, तो सितंबर 1942 इस टाइम पे क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन का माहौल था। छत्तीसगढ़ में भी उसका माहौल था यहाँ पर, है ना। फिलहाल तो ये बात नागपुर की हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह हैं और उनके जो दोस्त हैं वल्लभ दास गुप्ता, ठीक है, उनके जो दोस्त हैं वल्लभ दास गुप्ता, वो जो थे ये दोनों पढ़ रहे थे कहाँ पर, नागपुर के लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे, है ना। तो उन्होंने नागपुर के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर क्या किया उन्होंने, उस भवन पर जाकर तिरंगा फहराया था। सितंबर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, वल्लभ दास गुप्ता, नागपुर लॉ कॉलेज, और तिरंगा झंडा वहाँ पर फहराना हाई कोर्ट भवन में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत निम्न में से कौन सी जनजाति है। कौन सी जनजाति है दोस्तों जो सरगुजा क्षेत्र में निवासरत है। ठीक है, तो गोंड है क्या दोस्तों, गोंड वहाँ पर नहीं है, गोंड आपको ज़्यादातर बस्तर संभाग में मिलेंगे। बिंझवार आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा दोस्तों, ये आपको बिलासपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर चांपा इस इलाके में आपको मिलेंगे। बैगा है क्या दोस्तों, तो बैगा जो है वो आपको मैकल पर्वत श्रेणी है, यानी कि 4-5 जिले वहाँ पर पकड़ लेते हैं, राजनांदगांव, कवर्धा, है ना, और मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, बैगा जनजाति मिल जाएगा आपको, है ना। अब तो वहाँ पर एक और जिला बन गया ना, तो गंडई, जो खैरागढ़ छुईदान गंडई जो है, तो इस जिले को भी अपन ऐड कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इस एरिया में आपको मिलेगा बैगा जनजाति। उरांव जनजाति जो है इसका दोस्तों सही आंसर है इस प्रश्न का, सरगुजा क्षेत्र में आपको, है ना, यही जनजाति नज़र आएगा। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आपको ये आपको सरगुजा, है ना, बलरामपुर हो गया, जशपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत सूरजपुर मान लो, तो इस एरिया में दोस्तों उरांव जनजाति का क्या होता है, निवास है ना। सबसे साक्षर जनजाति जो है दोस्तों वो उरांव जनजाति है ना, सबसे साक्षर, सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है। इसके बाद दोस्तों हाँ, धुमकुरिया को जानते होंगे कि धुमकुरिया जो है उसका युवा ग्रह है ना, धुमकुरिया,
और यहाँ के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, धांगर महतो बोलते हैं। धुमकुरिया इनका युवा ग्रह है और प्रमुख होंगे उनको बोलेंगे हम लोग धांगर महतो। और क्या है तो इसमें अच्छा करैया करके होता है दोस्तों, वो जो होता है इनका वस्त्र होता है करैया, ठीक है। कुड़ुक बोली बोलेंगे इन लोग, कुड़ुक है ना बोली बोलेंगे। और सरहुल त्यौहार मनाएंगे, कर्मा त्यौहार मनाएंगे। कर्मा त्यौहार भादो माह में मनाते हैं, भादो एकादशी में, ठीक है। सरहुल त्यौहार मनाएंगे। सरना देवी की क्या करते हैं इन लोग, पूजा करते हैं, है ना। करैया इनका क्या है, इसका पोशाक है, ठीक है। कौन कौन सा पर्व मनाएंगे तो खट्टी पर्व मनाते हैं, सरहुल त्यौहार मना लेंगे, है ना। उसके बाद है लोग फाग त्यौहार भी मनाते हैं, फाग है ना, फागुन माह में जो मनाते हैं ना फाग, यानी कि होली के टाइम पर जो मनाते हैं तो फाग त्यौहार भी मनाते हैं। तो दोस्तों ये था जो उरांव जनजाति के बारे में डिटेल था। बैगा जनजाति, ठीक है। बैगा जनजाति के बारे में आपको बता दिया कि निवास इनका कहाँ है, कहाँ पर है तो मैकल पर्वत श्रेणी, वहाँ पर अपन 2-4-5 जिलों को पकड़ लेते हैं। राजनांदगांव है, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है, कवर्धा हो गया, मुंगेली हो गया, बिलासपुर हो गया, और गौरला पेंड्रा मरवाही को पकड़ लेते हैं। इस एरिया में दोस्तों आपको एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछता कि किस जिले में निवासरत है ऐसे करके, मतलब आपको 3 ऑप्शन काटने का बराबर वहाँ पर आपको मौका मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो बैगा है वो मैकल पर्वत श्रेणी आ गया, बिंझवार जो है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में आ गया है, और गोंड जो है वो बस्तर संभाग में आ गया है। तो सरगुजा क्षेत्र अगर आपको पूछ रहा है तो वो आपको लोकेशन पूछ रहा है बस कि किस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। आपको एकदम से ऐसा नहीं पूछ देगा कि बलरामपुर में है कि सरगुजा में है ऐसे करके, ठीक है। तो वो एक एरिया जानना चाहते हैं कि आपको वो चीज़ पता है कि नहीं करके। तो ऐसा कोई भी जनजाति का क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट लोकेशन वाला नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो आपको इतना मौका देगा कि आपको वहाँ पर काट सको वहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग बैगा जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। मैकल पर्वत श्रेणी, उसके जिलों का नाम लिए थे हम लोग, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा और गौरला पेंड्रा मरवाही एक मैकल पर्वत श्रेणी के कॉर्नर में वहीं पर है दोस्तों। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बहुत कम वर्षा यहाँ पर होती है, मैंने बताया था। और यहीं पर काली मिट्टी बहुत सारी आपको मिलेंगी, बताया था मैंने। तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये बैगा लोग है कौन, तो ये होते हैं गोंडों के पुजारी, ठीक है। जो गोंड जनजाति है उनके पुजारी के रूप में बैगा जनजाति होती है। उसके बाद क्या है, इन लोग जैसे करैया हमने बोला था कि उरांव जो जनजाति है और उसका क्या होता है, पोशाक होता है। तो वैसे कपची जो होते हैं बैगा जनजाति की जो महिलाएं होती है उसको पहनती, कपची को। ताड़ी पियेंगे दोस्तों इन लोग, ताड़ी है ना, उनका प्रिय पेय पदार्थ है ताड़ी, ठीक है। उसके बाद जो विवाह करते हैं, ढुकू विवाह करते हैं, उड़हरिया विवाह करते हैं। उड़हरिया मतलब सहपलायन विवाह बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रेम, मतलब क्या बोलते हैं, लड़का लड़की वही प्रेम कर रहे हो, भाग जाते हैं ना, उड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं उड़हरिया विवाह, ठीक है। उसके बाद हाँ, इनका जो जिनको वो मानते हैं वो बूढ़ा देव है, ठीक है। बूढ़ा देव को ये बहुत मानते हैं। तो अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि गोंड लोग भी ऐसा मतलब नारा लगाते हैं कि जय बूढ़ा देव का करके। क्यों, तो गोंड लोग जो होते हैं उनके पुरोहित होते हैं बैगा, तो बैगा के जो भगवान होंगे उनको वो भी मानते होंगे, ठीक है। तो बूढ़ा देव का नारा कई बार ऐसा सुना होंगे आपने। उसके बाद दोस्तों और क्या है, तो कर्मा लोग कौन कौन सा डांस करेंगे, कर्मा नृत्य करेंगे, क्या कर्मा, बिल्मा, शैला, ये सब नृत्य करते हैं दोस्तों बैगा जनजाति, ठीक है। उसके बाद हाँ, कृषि कौन सी करते हैं ये लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेवार कृषि करेंगे, बेवार कृषि करते हैं, बेवार कृषि करेंगे। कर्मा, बिल्मा, शैला ये सब नृत्य करेंगे। बूढ़ा देव है उनकी पूजा करते हैं। ढुकू विवाह करेंगे, उड़हरिया विवाह करेंगे, ठीक है। ताड़ी पीते हैं दोस्तों, प्रिय पेय है उनका। कपची जो होगा वहाँ के महिलाओं का वस्त्र होता है। और ये गोंडों के पुरोहित के रूप में होते हैं। कौन कौन से जिले में पाए जाएंगे तो बता चुका हूँ, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर और गौरला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। अगले में आते हैं दोस्तों बिंझवार। बिंझवार दोस्तों, बिंझवार ऐसा लगता है कि बोलने में लगता है ना कि बिंध्यवार, ऐसा टाइप का भी लगता है, ठीक है। तो दोस्तों इन लोग विंध्यवासिनी देवी यानी कि जो विंध्यांचल पर्वत है यहाँ के उन लोग अपने आप को बोलते हैं मूल निवासी हैं। बिंझवार वहाँ के अपने आप को मूल निवासी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मूल निवासी, अच्छा बैगा में दोस्तों कुछ चीज़ें छूट गया था बैगा में, तो उसमें 2 किताबें बैगा के ऊपर लिखा गया है। एक तो द बैगास लिखा गया है और एक ट्राइबल इकोनॉमी लिखा गया है, ठीक है। द बैगास और द ट्राइबल इकोनॉमी। तो जो द बैगास है दोस्तों उसको वेरियर एल्विन ने लिखा है, और जो ट्राइबल इकोनॉमी है उसको दयाशंकर नाग जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये गोदना प्रिय जनजाति है, कौन सी, बैगा जनजाति। और जो कवर्धा में बैगा विकास अभिकरण भी है, ठीक है। कवर्धा में बैगा विकास अभिकरण है।
सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति है, द बैगाज वेरियर एल्विन का है, और द ट्राइबल इकोनॉमी किसका है, दयाशंकर नाग का है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बिंझवार में आए थे, विंध्य पर्वत पर आए थे हम लोग। तो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करेंगे। इन लोग अपने आप को विंध्य पर्वत का मूल निवासी मानते हैं, बिंझवार, है ना। विंध्यवासिनी देवी की पूजा भी करते हैं। उसके बाद है ना, विंध्यवासिनी देवी की इन लोग पूजा भी करते हैं दोस्तों, है ना। और ये रहेंगे किस तरफ, तो है ना, बलौदा, बता आपको पहले बताया कि बलौदा बाज़ार जो है फेमस है दोस्तों। वहाँ पर आपको बिंझवार जनजाति के लोग मिल जाएंगे। बलौदा बाज़ार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ थोड़ा सा ले लो, इस एरिया में आपके बिंझवार जनजाति के लोग रहते हैं। मानते हैं कि अपने आपको तो विंध्य जो विंध्यांचल पर्वत है उसके मूल निवासी मानते हैं। वहाँ की विंध्यवासिनी देवी, उसका पूजा भी करेंगे। इनका जो जाति का जो चिन्ह होता है दोस्तों वो तीर होता है, ठीक है। ये लोग तीर विवाह भी करते हैं, जाति चिन्ह इनका तीर होता है और तीर विवाह भी करेंगे ये, है ना। अगर किसी लड़की को अगर कोई योग्य वर नहीं मिलता तो वो जाके सीधा किससे शादी कर लेगी, तीर से कर लेगी, ठीक है। तो ये ऐसा मानते हैं। और जो बिंझवार जनजाति है वहाँ मतलब इसके जो सबसे जो वीर पुत्र हैं कौन है, तो शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह जी जो हैं वो बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनके नाम पर क्या है दोस्तों, तो क्रिकेट स्टेडियम भी है ना, वीर नारायण सिंह परसदा क्रिकेट स्टेडियम परसदा, ठीक है। वहाँ पर उनके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है। सोना खान विद्रोह उनसे जुड़ा हुआ है, वीर नारायण सिंह जी से, वो शहीद हुए थे ना वीर नारायण सिंह जी। तो ये जो है वो बिंझवार जनजाति के वहाँ के वीर पुत्र हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे लोग, तो 12 भाई बेटकर है उसकी इन लोग पूजा करते हैं। 12 भाई बेटकर की पूजा करेंगे। तो क्या क्या था इसमें, 12 भाई बेटकर की पूजा करेंगे। तीर इनकी जाति चिन्ह है, ठीक है। तीर विवाह कर लेते हैं। विंध्यांचल के अपने आप को मूल निवासी बताते हैं। किसकी पूजा करेंगे, तो 12 भाई बेटकर के साथ आप विंध्यवासिनी देवी को भी ध्यान में रखेंगे। वीर नारायण सिंह जो है वो बिंझवार जनजाति के हैं, ठीक है। कहाँ से, सोना खान विद्रोह उनका, मतलब सोना खान विद्रोह से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला जो है दोस्तों वो क्या है, गोंड। तो गोंड के बारे में क्या है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियाँ रहती है उन जनजातियों में सबसे ज़्यादा जिनकी जनसंख्या है वो गोंड जनजाति है, ठीक है। 56% जो मतलब सभी जनजातियों में 56% जो है वो तो गोंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की अकेले 41 उपजातियाँ छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है। द्रविड़ भाषा की बोली बोलेंगे लोग, द्रविड़ भाषा की, द्रविडियन हैं लोग, है ना। इनके साथ साथ जो द्रविड़ भाषा की बोली बोलते हैं वो उराव और कोंद भी हैं। इन लोग द्रविडियन भाषा बोलते हैं, ठीक है। कोड, जो ये दोस्तों कोड करके वर्ड है वो तेलुगु भाषा से आता है, कोड, है ना। कोड का जो अर्थ होता है दोस्तों पर्वतवासी, ठीक है। और अपने आप को इन लोग कोयतूर भी बोलते हैं, गोंड लोग, है ना, कोयतूर करके बोलते हैं, ठीक है। नोहेडोरा का अलंकरण करते हैं। तो नोहेडोरा क्या होता है दोस्तों, ये दीवार पर मतलब गोबर से इन लोग कुछ चित्रकारी करते हैं, उसको बोलते हैं नोहेडोरा बोलते हैं, ठीक है। नोहडोरा, उसका अलंकरण करेंगे। इनका जो मृतक संस्कार होता है वो देखो, तीसरे दिन इन लोग कोज्जी मनाते हैं, 10वें दिन इन लोग कुंडा मिलान करते हैं, ठीक है। तो ये इनका मृतक संस्कार है, कोज्जी और कुंडा मिलान, ठीक है। 41 उपजातियाँ मैंने बता चुका है। मेघनाथ पर्व जो है दोस्तों वो इनसे रिलेटेड है। और एक और जनजाति वो कोरकू जनजाति है, ठीक है। कोरकू जनजाति से भी क्या है, मेघनाथ पर्व रिलेटेड है। लेकिन CGPSC में एक साल का पूछा था कि मेघनाथ पर्व किससे संबंधित है, तो गोंड जनजाति संबंधित है, उसका आंसर लिया था उन्होंने, ठीक है। बहुत सारे विवाह करते हैं। गुरावट विवाह करेंगे दोस्तों, सेवा विवाह करेंगे। गुरावट विवाह तो आप जानते ही होंगे कि ममेरे फुफेरे भाई से विवाह करना, ठीक है। जैसे कोई एक लड़का है, किसी लड़की से शादी कर लिया, लड़की के जो मामा के लड़की के मतलब भाई, लड़के का भाई हो गया और लड़के की बहन हो गए ना, वो लोग आपस में क्या कर लेंगे, विवाह कर लेंगे। इसको मतलब ये भी गुरावट विवाह में आता है, ठीक है। सेवा विवाह होता है जिसमें क्या होता है, जो लड़का होता है वो जाके पत्नी के घर जाएगा, वहाँ पर वो सेवा करता है, ठीक है। पैठू या ढुकू विवाह होगा, है ना। तो जो ढुकू जो विवाह होता है, मैंने आपको बताया था, बैगा लोग भी ढुकू विवाह करते हैं। पैठू जो विवाह होता है ये लोग करते हैं, ठीक है। उड़हरिया विवाह भी ये करते हैं। सहपलायन विवाह बोलते हैं इसको, प्रेम प्रसंग वाला, है ना, कि जब लड़के लड़की भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो अत्याचार करने के लिए अत्याचार करने के लिए इस राज्य में कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है, तो झोरी धरना है क्या, झोरी धरना तो नहीं है दोस्तों। चुंदी हटकना नहीं होता है, ठीक है। छाती में होरा भूंजना, बिल्कुल दोस्तों यही चीज़ का सही आंसर है। 27 का आंसर जो है वो C है, ठीक है।
अत्याचार करना, तो उसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि छाती में होरा भूंजना, मतलब छाती के ऊपर होरा रख के भूंजना। होरा क्या होता है? तो वो चना बूट जो होता है उसको, चना बूट जैसे होता है, चना ही बूट है, उसको भूंजते हैं गर्म करके, उसको जो फली मतलब उसके अंदर जो दाने होते हैं उसको हम लोग गर्म करके खाते हैं, उसको होरा बोलते हैं। तो छाती में होरा भूंजना जो है वो अत्याचार करने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में उसका मुहावरा है। अगला जो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पर। छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण इनमें से कौन लिखे हैं, मतलब किसने लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय जो, इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि बोलते हैं, पाणिनि, और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ का व्याकरण लिखा हुआ है। ठीक है, व्याकरण उन्होंने लिखा हुआ है। तो फिलहाल इसमें हम लोग इसके ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है, नरेंद्र देव शर्मा छोड़, डॉक्टर कांति कुमार। ठीक है, तो देखो कांति कुमार जैन है कौन? इन्होंने कौन सा किताब लिखा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण कोश, मतलब छत्तीसगढ़ का जो बोली है, मतलब बुक का नाम है छत्तीसगढ़ बोली व्याकरण एवं कोश करके। तो ये किताब कांति कुमार जैन ने लिखा है, छत्तीसगढ़ बोली व्याकरण कोश। अगला हीरालाल काव्योपाध्याय, तो 1885 में इन्होंने लिखा था छत्तीसगढ़ी व्याकरण का, उन्होंने किताब लिखा था, 1885 में लिखा था। इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि बोलते दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाकार भी यही है, व्याकरणाकार मतलब व्याकरण को उन्होंने आकार दिया। ठीक है, और क्या है दोस्तों, तो इन्हीं की जो किताब थी 1885 में जो इन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा था, इसको 1890 में यानी कि 5 साल के बाद जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में इसका अनुवाद किया था। 5 साल के बाद 1890 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने इंग्लिश में अनुवाद किया था। उसी के बाद 1921 में, मतलब वहाँ से मान लो कि 30-31 साल के बाद, जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं, उन्होंने इसी किताब को संशोधित किया और उसके बाद प्रकाशित करवाया था। ठीक है, उसमें संशोधन करके प्रकाशित करवाया था। तो जो ये छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है दोस्तों, उसकी जो किताब है हीरालाल काव्योपाध्याय जी की, तो उनसे जुड़ा हुआ जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम, जिन्होंने 5 साल के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने क्या किया था, 1921 में उसको संशोधित किया और उसके बाद प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों हम लोग। कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? तो दोस्तों ये भी एक कलचुरी शासक था। जैसे हमने आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि रघुनाथ सिंह है ना, राज सिंह, सरदार सिंह हमने पढ़ा ना, तो ऐसे ही कलचुरी शासक थे, लेकिन ये स्टार्टिंग के थे जाजल्यदेव प्रथम। इनका जो सन है दोस्तों वो 1095 से लेकर के 1120, ठीक है, 1095 से 1120 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, शासन किया था छत्तीसगढ़ में। जाजल्यदेव प्रथम बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही साम्राज्यवादी, मतलब बहुत ही तगड़े, मतलब ये राजा थे वहाँ के कलचुरी वंश के। तो बस्तर के किस शासक को परास्त किया था दोस्तों? इसका सही आंसर है सोमेश्वर देव है। ठीक है, सोमेश्वर देव जो कि छिंदक नागवंशी जो शासक हैं। ठीक है, बस्तर में छिंदक नागवंश और काकती वंश दोनों का शासन रहा है। छिंदक नागवंश के जो शासक थे सोमेश्वर देव, तो उनको इन्होंने क्या किया था, परास्त किया था जाजल्यदेव प्रथम ने। ठीक है, 1095 से 1120 तक इनका शासन रहा है छत्तीसगढ़ में। रतनपुर से इन्होंने शासन किया है दोस्तों। इन्होंने जांजगीर शहर है यानी कि जाजल्यपुर शहर इन्होंने बसाया था। जो आज का जो जांजगीर है उसी को हम लोग बोलते हैं जाजल्यपुर, वो शहर इन्होंने बसाया था। वहाँ पर उन्होंने विष्णु जी का मंदिर बनाया। ठीक है, विष्णु जी का मंदिर बनाया जिसको हम लोग नकटा मंदिर बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण सिक्का चलाया था। उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा था, तो श्रीमज्ज जाजल्य देव करके लिखा था उन्होंने। ठीक है, सिक्के के दोनों ओर उन्होंने श्रीमज्ज जाजल्य देव और गज शार्दुल करके लिखा था। ठीक है, तो ये दोनों इनकी उपाधि है, श्रीमज्ज जाजल्य देव और गज शार्दुल इसकी उपाधि है दोस्तों। गज शार्दुल मतलब हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं गज शार्दुल। स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए हैं और सबसे पहली बार इन्होंने कलचुरी वंश में सबसे पहली बार इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे दोस्तों, है ना। और यही जो शासक थे जाजल्यदेव प्रथम, उन्होंने जो कलचुरियों की मतलब जो कलचुरियों की जो मतलब यही थे। फिलहाल इसको छोड़ते हैं। तो जाजल्यपुर इन्होंने शहर बसाया जिसको हम लोग जांजगीर बोलेंगे। ठीक है,
और यहीं पर दोस्तों हर साल क्या होगा, तो आपका जाजल्य देव महोत्सव होता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें थी। तो इसके बाद हम लोग आएंगे दोस्तों अन्नम देव पर आते हैं। क्या है तो अन्नम देव में, तो दोस्तों अन्नम देव जो है वो काकतीय वंश, मैंने बताया था कि बस्तर संभाग में या फिर बस्तर में जो काकतीय वंश और छिंदक नाग वंश का शासन था, सोमेश्वर देव जो थे, जो इस प्रश्न का आंसर है वो छिंदक नाग वंश के हैं, और अन्नम देव जो हैं वो काकतीय वंश के जो संस्थापक है दोस्तों वहाँ के, ठीक है। काकतीय वंश में भी आज तक मतलब राजघराना रहा है, आज तक चलता है, ठीक है। तो उनके वो संस्थापक थे अन्नम देव। 1324 में वो इस वंश को उन्होंने संस्थापित किया था, ठीक है। कहाँ से, तो मंदोता राजधानी से उन्होंने शुरुआत की थी, राजधानी मंदोता से। 1324 से लेकर के 1359, बहुत लंबा जो कार्यकाल इन्होंने वहाँ पर राजा बनकर बिताया, ठीक है। 1324 से लेकर 1359 तक इन्होंने शासन किया। मंदोता को उन्होंने क्या बनाया, राजधानी बनाया था, ठीक है। इनकी जो कुल देवी थी दोस्तों कुल देवी थी, तो कुल देवी उसकी प्रतिमा को इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित करवाया था, यानी कि दंतेश्वरी जो मंदिर है वो इन्होंने ही बनवाया है, ठीक है। दंतेश्वरी मंदिर जो कि दंतेवाड़ा में है। दंतेश्वरी मंदिर जो है किन दो नदियों के संगम पर है, तो शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी मंदिर है। अपनी कुल देवी की प्रतिमा को वहाँ पर इन्होंने स्थापित करवाया था, ठीक है। बस्तर के जो लोक गाथा होता है उसमें इनका नाम आता है कि इन्हीं को बोला जाता है अन्नम देव को, कि चालकी वंश का राजा ऐसे करके, चालकी वंश का राजा ऐसे करके बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये था अन्नम देव के बारे में। विलासतुंग दूसरे पर आते हैं, विलासतुंग, ठीक है। विलासतुंग जो है दोस्तों वो नल वंश के शासक है। छत्तीसगढ़ में नल वंश का भी शासन रहा है, प्राचीन यानी कि 5वीं से 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में इनका शासन रहा है। तो वहाँ के वो शासक है विलासतुंग, ठीक है। 700 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी से 740 इसके बीच में इनका शासन रहा है, 700 से 740, ठीक है। राजिम अभिलेख या राजिम शिलालेख जो है उनका है, ठीक है। अब जब भी राजिम जाओगे दोस्तों, अच्छा वहाँ पर और क्या क्या बनवाया, तो इन्होंने राजीव लोचन मंदिर बनाया राजिम में, ठीक है। राजिम में राजीव लोचन मंदिर इन्होंने बनवाया विलासतुंग ने। 700 से 740 इनका क्या रहा, शासन रहा। राजीव लोचन मंदिर बनवाया राजिम में, और क्या था, तो राजिम अभिलेख है इनका वहाँ पर, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर राजिम वहाँ पर मंदिर अगर घूमने जाएंगे तो वहाँ पर अभिलेख ऐसे मैं मतलब घूमने गया था, मैं खुद देखा हूँ वहाँ पर कि लिखा हुआ है अभिलेख जैसा है। मुझे पहले नहीं पता था कि अभिलेख ये कैसा दिखता होगा करके, लेकिन मैं देखा वहाँ पर सामने से ना, तो मेरे को भी समझ आ गया कि हाँ मतलब इस टाइप का शिलालेख होता है, उसके ऊपर उन लोग मतलब लिखे रहते हैं, और वो आज तक दोस्तों मिटा भी नहीं है, मतलब ठीक है अभी भी। तो ये रहता है वो राजिम शिलालेख उन्हीं का है, विलासतुंग का। और राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। राजिम दोस्तों तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये प्रयाग बोलते हैं उसको, संगम है, महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी का संगम है राजिम, ठीक है। तो विलासतुंग के बारे में यही था। इसके बाद हम आएंगे सोमेश्वर पर आते हैं दोस्तों। अच्छा देखो यहाँ पर दोस्तों जो राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है, तो उस राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर उसका मतलब वो तो उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो जो रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, जाजल्य देव प्रथम के बाद आएंगे ये, है ना। उनके जो सेनापति थे कौन, जगतपाल, वो क्या करेंगे, राजिम में राजीव जो लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट छूट गया था। इसके बाद अगले पॉइंट मतलब सोमेश्वर पर आते हैं। तो सोमेश्वर के बारे में तो बता चुका हूँ कि जाजल्य देव प्रथम ने इसको क्या किया कि इसको परास्त किया था। उसके बाद इसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था दोस्तों, है ना, उसको रतनपुर में मतलब बंदी बना के रख लिया था। उसके बाद जो सोमेश्वर देव है उनकी जो माता है गुंड महादेवी, तो उनके बहुत अनुरोध पर क्या है उनके परिवार को छोड़ा था जाजल्य देव प्रथम ने, ठीक है। तो ये था। अच्छा सोमेश्वर के बारे में और क्या क्या पॉइंट है, तो दोस्तों इनके पास उपाधि रही है, महाराजाधिराज की उपाधि है ना। उसके बाद परम भट्टारक की उपाधि हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, इनके जो स्वर्ण सिक्के हैं दोस्तों, ठीक है, सोने के इनके सिक्के सोमेश्वर देव के, शासन इनका कहाँ पर है, छिंदक नागवंश बस्तर में, ठीक है। वहाँ से इनका जो सिक्का मिलेगा आपको वो बिलासपुर में मिलेगा दोस्तों, सोने का सिक्का बिलासपुर में मिलेगा,
ठीक है। इनके मतलब ये ऐसे एकदम कमज़ोर से शासक नहीं थे कि एकदम तुरंत आके जयललिता प्रथम ने इनको हरवा दिया। ये भी इनका भी क्या है, बहुत सारे जगह में ये विजित हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने मधुरांतक जो है, मधुरांतक को हरा के अपनी गद्दी वापस पाई थी, ठीक है। कहाँ पर? छिंदक नागवंश के राजा बने। उसके बाद उनका उड़ू विजय, ठीक है, उड़ी यानी कि उड़ीसा, उड़ू, तो वहाँ पर उन्होंने सोमवंशी जो शासक थे, कौन थे? उद्योग केसरी, ठीक है। इसको बोलते हैं महाभवगुप्त, मतलब उद्योग जो केसरी है उसी को हम लोग बोलेंगे महाभवगुप्त जन्मेजय, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या किया था? हराया था। महाभवगुप्त मतलब ये चौथे हैं, फोर्थ है, महाभवगुप्त फोर्थ, उसको उन्होंने क्या किया था? हराया था, ठीक है। वेंगी में हराया था दोस्तों, किसको? वीरचोड़ को हराया था उन्होंने, वेंगी के शासक हैं। उसके बाद लेमड़ा है ना, लेमड़ा में यानी कि लवण, जो वर्तमान लवण है, यहाँ पर के जो राजा थे उनको हराया था। इतने काम के नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। लांजी बालाघाट में वहाँ के भी शासक को हराया है। तो मतलब थोड़े से अच्छे योद्धा रहे हैं, लेकिन जाजल्य जो प्रथम थे इनसे ज़्यादा बड़े योद्धा थे, जो इन्होंने इनको हरा दिया, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, वामनराव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों वामनराव लाखे जो थे वो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और इसका जो सही आंसर होगा, किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो लोकप्रिय के नाम से वो प्रसिद्ध थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोकप्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ठीक है। तो 1916 में क्या हुआ था? इनको राय साहब की उपाधि दी गई थी, है ना। राय साहब की उपाधि किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने दिया था इनको राय साहब की उपाधि 1916 में, ठीक है। और उसके बाद जब 1920 में असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने उसकी जो राय साहब की उपाधि थी उसको क्या कर दिया? उसको त्याग कर दिया था, उसका त्याग कर दिया। तो जो पब्लिक यानी कि लोगों ने क्या किया दोस्तों? इसको लोकप्रिय की उपाधि दे दी थी, ठीक है। मतलब उनके नाम से इनको जाना जाता है, वामनराव लाखे जी को। तो ये हैं कहाँ के? तो ये रायपुर के हैं, बेसिकली रायपुर के हैं, ठीक है। रायपुर में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? एक कोऑपरेटिव बैंक उसकी स्थापना की थी। रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी, और बड़ौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। रायपुर के हैं, रायपुर में ये क्या करेंगे? कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करेंगे। बड़ौदा बाजार जिला में क्या करेंगे? किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की उसकी स्थापना करेंगे, ठीक है। किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना करेंगे। और क्या क्या? तो राय साहब की उपाधि 1916 में मिली थी, अंग्रेजों ने दी थी, छोड़ दिए, त्याग कर दिए असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1920 में। तो पब्लिक ने इनको क्या दिया? तो लोकप्रिय की उपाधि दे दी, किनको? वामनराव लाखे जी को दोस्तों। ये 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, आज का ये 15 क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन कम करें दोस्तों, क्वेश्चन ईजी भी रहता है, लेकिन हम लोग उसका जो ऑप्शन है उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। जो चीज़ें हम बार बार भूलते हैं, है ना, छोटी छोटी जो पॉइंट्स होती है उसको हम लोग भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं आपको करवा सकूँ। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? आप ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों अभी थोड़ा क्या है, मतलब उतना पुराना मैं टीचर हूँ नहीं, अभी नया नया हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे हुए नहीं है। अभी 8-10 वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पर अपलोड किया है, तो थोड़ा सा ना मेरे बोलने में भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, कुछ दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई दिक्कत है ना, तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो, है ना, जिससे हो मतलब वो बताओगे तो मैं उसको सुधारूँगा, है ना। तो उसके लिए मतलब आपको ही फ़ायदा होगा ना फ्यूचर में वो चीज़। तो मतलब ऐसा कुछ है तो आप बता दिया करो कि मैं उसको अपना सुधारने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ क्वेश्चन सीरीज़ का। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।